नमस्कार छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मैम क्लासेज में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम कक्षा 8 की न्यू एनसीईआरटी बुक के हिंदी मल्हार को देख रहे थे। पाठ नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। पाठ का नाम था मत बांधो, जो कि एक महादेवी वर्मा की कविता थी। तो अपन शीर्षक यहाँ तक पिछले वीडियो में कर चुके हैं क्वेश्चन आंसर, और अनुमान और कल्पना से यहाँ से आज अपन स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न है इसका मान लीजिए आप एक नया संसार बनाना चाहते हैं। उस संसार में आप क्या क्या रखना चाहेंगे और क्या क्या नहीं, अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि आप नया संसार बनाना चाहते हैं, तो उस संसार में, उस नए संसार में आप क्या क्या रखना चाहेंगे और क्या क्या नहीं रखना चाहेंगे, ये आपको उत्तर में बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे अपन, यदि मैं एक नया संसार बनाना चाहूँ तो उसे मैं अपने सपनों का संसार बनाऊंगा या बनाऊंगी। मेरा संसार जितना देखने में सुंदर होगा उतना ही उसमें रहना भी खूबसूरत होगा। मैं अपने संसार में निम्नलिखित चीज़ें रखना चाहूँगा और निम्नलिखित चीज़ें नहीं रखना चाहूँगा। तो पहले लिखेंगे अपन जो अपन रखना चाहेंगे नए संसार में, वो देखते हैं। एक नंबर लगा के सभी लोगों के पास सुख शांति हो। 2 नंबर लगा के लिखेंगे किसी को धन की कमी न हो। फिर 3 नंबर लगा के लिखेंगे सब अच्छा पहने और अच्छा खाए। फिर 4 नंबर लगा के लिखेंगे सब मिलजुल कर रहे। फिर सबके सपने पूरे हो, सुंदर प्रकृति हो, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़, झरने, तालाब, फुलवारी इत्यादि। 7 नंबर लगा के लिखेंगे सभी शिक्षित हो और सभी विकसित हो। 8 नंबर लगा के लिखेंगे एक दूसरे के सहयोगी हो। अपने जो अपन नया संसार बनाएंगे उसमें रखना चाहेंगे। और जो चीज़ें अपन नहीं रखना चाहेंगे वो देखते हैं। पहला नंबर लगा के लिखेंगे लालच नहीं रखना चाहूँगा। 2 नंबर लगा के लिखेंगे जो दूसरों पर अत्याचार करे, जो दूसरों के साथ अन्याय करे, ऐसे लोगों को मैं अपने संसार में नहीं रहना चाहूँगा, नहीं रहना चाहता। 3 नंबर लगा के लिखेंगे लड़ाई झगड़ा युद्ध मैं अपने संसार में नहीं चाहता। 4 नंबर लगा के लिखेंगे युद्ध की भावना और हिंसा का मेरे संसार में कोई स्थान नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण मेरे संसार में न हो। मेरे संसार में कोई गरीब न हो और न ही कोई भूखा सोए। 7 नंबर लगा के लिखेंगे मेरे संसार में कोई अनपढ़ न हो। और 8 नंबर लगा के लिखेंगे मेरा संसार दूषित ना हो। तो ये चीज़ें हो गई जो अपन एक नए संसार में नहीं रखना चाहेंगे। फिर 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कविता में शिल्प और कला के महत्व की बात की गई है। कलाएं हमारे आसपास की दुनिया को सुंदर बनाती हैं। आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए कौन सी कला सीखना चाहेंगे? उससे आपका जीवन कैसे सुंदर बनेगा, अनुमान करके बताइए। तो आप एक अनुमान के आधार पर अपने जीवन को किस प्रकार, कौन सी कला से आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, वो आपको उत्तर में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे अपन, कला और शिल्प सचमुच हमारे जीवन को सुंदर बनाती हैं। कला हमेशा हमारा वातावरण सजाती है, फिर चाहे मूर्ति कला हो, चित्रकला हो या कोई शिल्प नक्काशी हो। हमारे इतिहास की अनेक धरोहर स्वरूप इमारतें, गुफाएं और मंदिर हैं जो मूर्ति शिल्प और चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। यदि मुझे किसी कला को सीखने का अवसर मिला तो मैं चित्रकला सीखना चाहूँगा, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ में रंग भरने अच्छे लगते हैं। चित्रकला सीखकर मैं सुंदर सुंदर चित्र बनाकर उन्हें फ्रेम कराऊंगा और फिर उससे अपना घर सजाऊंगा। 3 नंबर का प्रश्न है, गए सौरभ उड़ जाता है नभ में फिर वह लौट कहाँ आता है। यदि आपके पास अपने बीते हुए समय में लौटने का अवसर मिले तो आप बीते हुए समय में क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। तो ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो आपका समय गुजर गया है, बीत चुका है, उस समय में अगर आप फिर से लौटना चाहें तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आप करेंगे। तो आप उत्तर में लिखेंगे, यदि हमें अपने बीते समय में एक बार फिर लौटने का अवसर मिला तो मैं उन सब
भूलों में सुधार करूंगा जिसके कारण मुझे नुकसान उठाना पड़ा। मैं अपने जीवन को अधिक बेहतर ढंग से संवारूंगा, पढ़ाई पर अधिक ध्यान दूंगा, अपने माता पिता, अध्यापक और अपने बड़ों की बातों पर ध्यान देकर सही दिशा में कदम बढ़ाऊंगा। वो सभी चीज़ें जो वर्तमान में मुझे मेरी गलती का एहसास करवाती हैं उन्हें सुधारूंगा। इसके साथ ही अपने सपनों को फिर से जिंदा करके जीवन को अधिक सरल व सुंदर बनाने का प्रयास करूंगा। फिर गह नंबर का प्रश्न देखते हैं। बीज धूलि में गिर जाता जो नभ में कब उड़ पाता है। यदि सपने बीज की तरह हो तो उन्हें उगने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। संकेत दे रखा है धूप अर्थात मेहनत, पानी अर्थात लगन आदि। तो आपको उत्तर में लिखना है, यदि सपने बीज की तरह होते तो हम उन्हें बहुत ध्यान से संभाल कर रखते। अपने सपनों का पौधा उगाने के लिए हम उसमें लगन का पानी डालते और मेहनत की धूप से उन्हें सींचते। हम सपने रूपी बीजों को अपने परिश्रम और साहस से पोषित करते और हर संभव प्रयास करते जिससे कि वे बीज अंकुरित होकर फलदायक वृक्ष में परिवर्तित हो। ये केवल हमारे सुख का कारण न बने बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। इस प्रकार अपन एक बीज को जिसे तैयार करते हैं उसमें अच्छा पानी डालते हैं, अच्छी जगह पे रखते हैं जहाँ उसको सफिशिएंट धूप मिल सके। उसी प्रकार अपने जो सपने होते हैं उनको भी अपन उसी प्रकार सींचते। अंग नंबर का प्रश्न है, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। यदि अच्छे सपनों या विचारों से स्वर्ग बनाया जा सकता है तो बुरे सपनों अथवा विचारों से क्या होता होगा। बुरे सपनों या विचारों से कैसे बचा जा सकता है। तो उत्तर में लिखेंगे अपन। उत्तर देखते हैं। अच्छे सपने सचमुच स्वर्ग जैसे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि हमारे सभी सपने पूर्ण हो जाए तो भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। परंतु यह भी आवश्यक है कि हमारे सपने भी शुद्ध, पवित्र, नेक और फलदायक हो। यदि हम बुरे सपने देखते हैं जिसमें स्वयं की इच्छा पूर्ति हेतु दूसरों का नुकसान हो रहा है तो ऐसे सपने जीवंत होकर कभी भी स्वर्ग का निर्माण नहीं करेंगे। कि जिसमें स्वार्थ भावना से जो सपने देखे जाते हैं, जिसमें खुद का ही स्वार्थ हो, खुद के बारे में ही सोचना और जो दूसरों के लिए हानिकारक हो, दूसरों को दुख पहुंचाने वाले हो, ऐसे सपने कभी नहीं देखने चाहिए। बल्कि ये तो नरक बनाने का कार्य करेंगे, क्योंकि ऐसे सपने होते हैं जो नरक की ओर ही ले जाते हैं। क्योंकि स्वर्ग तभी बनता है जब उसमें केवल एक ही व्यक्ति सुखी न होकर सभी सुखी हो। जहाँ सुख केवल एक का हो और दुख अन्यों का हो वहाँ स्वर्ग नहीं अपितु नरक होता है। इससे बचने हेतु स्वार्थ, लालच और बुरे विचारों को छोड़ना होगा। हमें अपने साथ साथ दूसरों के सुख के बारे में सोचते हुए सहयोग की भावना का भी विस्तार करना होगा। कि हमें लालच, स्वार्थ और जो बुरे विचार हैं उन सबको छोड़ते हुए सभी को साथ लेकर के और सुखपूर्वक ऐसी भावना रखते हुए कि सभी का भला हो, ऐसे सपनों का विस्तार करना होगा। फिर 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। कल्पना कीजिए कि हर किसी को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाए, तब दुनिया कैसी होगी। आपके अनुसार उस दुनिया में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण होंगी। तो उत्तर देखेंगे। उत्तर में लिखेंगे अपन, यदि सभी को अपने सपने पूर्ण करने का अवसर मिल जाए तो वह दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। परंतु यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सपना ऐसा हो जो दूसरों की जिंदगी में दखल देकर उनके अधिकार न छीने। जैसे आप यदि राजा बनना चाहते हैं तो दूसरे आपके गुलाम बन जाएं तो ये सपना कभी भी हित का नहीं हो सकता। संसार में यदि सबको सपने पूर्ण करने की स्वतंत्रता मिल जाए तो यह अनिवार्य होना चाहिए कि उन सपनों को पूर्ण करने के लिए
कौन कितना प्रयास कर रहा है, साथ ही सबके सपने मर्यादा में भी होने चाहिए। दुनिया में सभी यदि अपने सपनों के साथ साथ दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा करेंगे तो दुनिया अवश्य खूबसूरत बनेगी, अन्यथा बिखर जाएगी। अगर हम अपना ही स्वार्थ देखते रहेंगे और दुनिया के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे तो वो सपने अंत में बिखर ही जाते हैं, क्योंकि स्वार्थपूर्ण कुछ भी देखा हुआ कभी भी फलदायक नहीं होता है, वो नुकसान पहुंचने वाला ही होता है। फिर 6 नंबर का प्रश्न देखेंगे। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। आपके विचार से सुझाव है, आदेश है, प्रार्थना है या कुछ और है? यह बात किससे कही जा रही है? तो उत्तर में देखेंगे, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। हमारे विचार से यह न तो आदेश है और न ही प्रार्थना। विचार पूर्वक यदि समझा जाए तो यह एक प्रेरणा है जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित कर रही है कि जीवन में सम्मान पूर्वक जियो और अपने सपनों को स्वतंत्र आसमान में विचरण करने दो। उन्हें साहस और परिश्रम से तब तक सींचो जब तक उसमें अंकुर ना फूटे। इस तरह से पूर्ण हुए सपने सचमुच फलदायी होकर धरती पर स्वर्ग का निर्माण करते हैं, क्योंकि इसमें सभी का हित शामिल होता है। जैसे परिश्रम से बना हुआ डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, कलाकार अनेकों लोगों के हित में कार्यरत रहता है, उनका सपना दूसरों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होता है। आगे का प्रश्न है कविता की रचना। तो इसमें अपने को एक छोटी सी कविता दे रखी है। सौरभ उड़ जाता है नभ में, बीज धूलि में गिर जाता, जो अग्नि सदा धरती पर जलती। उपयुक्त पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों को पढ़ते समय हमारी आंखों के सामने कुछ चित्र उभर आते हैं। कई बार कवि अपनी बात अथवा मुख्य भाव को समझाने या बताने के लिए उदाहरणों के माध्यम से शब्द चित्रों की लड़ी सी लगा देता है, जिससे कविता में विशेष प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इसी कविता में भी ऐसी अनेक विशेषताएं छिपी हैं। तो इसमें कह दे रखा है, अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे अपन, कविता में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनका चित्र आंखों के सामने उभरता है, जैसे मुक्त गगन में विचरण, तारों में फिर मिल, मेघों से रंग ओ किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। तो इस प्रकार की और भी पंक्तियां हैं। फिर 6 नंबर का प्रश्न देखेंगे। नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं समाहित हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। तो अपन को कविता की पंक्तियां दी गई हैं और एक तरफ कविता की विशेषताएं दे रखी हैं, तो अपन को इनको मिलान करना है। तो पहली विशेषता है इसकी, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसकी पंक्ति होगी 2 नंबर, इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। फिर दूसरी पंक्ति है, एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। जो कविता की पंक्ति है वो होगी 5 नंबर, नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। 3 नंबर की कविता की विशेषता है तीसरी, समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसकी पंक्ति होगी 6 नंबर, दीप्ति लिए भू पर आएगा, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। फिर 4 नंबर की विशेषता है, प्रश्न पूछा गया है। तो इसका पंक्ति होगी इसकी 1 नंबर, वह नभ में कब उड़ पाता है। फिर 5 नंबर की विशेषता है, संबोधन का प्रयोग किया गया है। तो इसकी जो पंक्ति है वो होगी 4 नंबर, इन सपनों के पंख न काटो। फिर 6 नंबर की विशेषता है, सपने को मनुष्य की तरह चित्रित किया गया है। तो इसकी जो पंक्ति होगी वो होगी 3 नंबर, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। आगे का प्रश्न है शब्दों की बात। इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। उपर्युक्त पंक्तियों में रेखांकित आपको आरोहण और अवरोहण इन 2
के अंदर आपको रेखांकित कर रखा है। तो रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। आरोहण अवरोहण दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। आरोहण का अर्थ है नीचे से ऊपर की ओर जाना या चढ़ना, और अवरोहण का अर्थ है ऊपर से नीचे की ओर आना या उतरना। तो इसमें कै दे रखा है अपने को नीचे दिए रिक्त स्थान में आरोहण और अवरोहण का उपयुक्त प्रयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। तो पहला दे रखा है इसमें, पर्वतारोहियों ने 20 दिन तक पर्वत पर आरोहण कर विजय प्राप्त की। क्योंकि जो पर्वतारोही थे वो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे थे, तो अपने को इसमें दे रखा था कि आरोहण का अर्थ क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर, तो इसलिए इसमें आएगा आरोहण। फिर नदियां विशाल पर्वतों से अवरोहण करते हुए सागर में मिल जाती हैं। क्योंकि नदियां हैं जो विशाल बहुत बड़े पर्वत हैं, वहां से ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं और नीचे की ओर आती हुई सागर में मिलती हैं। तो अवरोहण का अर्थ दे रखा था अपने को ऊपर से नीचे की ओर आना या उतरना, तो इसमें अवरोहण हो जाएगा। फिर अंक गणित में बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर लिखने की प्रक्रिया भी अवरोहण क्रम कहलाती है। क्योंकि बड़ी संख्या मतलब ऊपर और छोटी संख्या नीचे, तो इसमें भी ऊपर से अपने को नीचे की ओर आना या ही होगा, तो इसमें भी अवरोहण आएगा। फिर आगे दे रखा है, इसी प्रकार से आरोहण और अवरोहण शब्दों के प्रयोग को देखते हुए आप भी कुछ सार्थक वाक्य बनाइए। तो अपन उत्तर में लिखेंगे, कुछ वाक्य बनाएंगे। जैसे 1 नंबर लगा के लिखेंगे, मैंने इस मीनार की 150 सीढ़ियों पर आरोहण किया। 2 नंबर लगा के लिखेंगे, यदि संभल कर नहीं चलोगे तो जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है उससे अवरोहण में अधिक समय नहीं लगेगा। 3 नंबर लगा के लिखेंगे, सांप सीढ़ी में आरोहण और अवरोहण का खेल चलता ही रहता है, यानी ऊपर चढ़ना उतरना ये चलता ही रहता है। 4 नंबर लगा के लिखेंगे, सुमित की मूर्खता ने उसकी गति को अवरोहण की दिशा में धकेल दिया। तो अवरोहण का अर्थ क्या था, ऊपर से नीचे की ओर। फिर है 5 नंबर लगा के लिखेंगे, एवरेस्ट पर आरोहण बहुत ही कठिन है, यानी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना। जो माउंट एवरेस्ट है उस पर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं ना, तो वो अवरोहण बहुत ही कठिन है। इस प्रकार अपन कुछ वाक्य बनाएंगे। फिर 6 नंबर का प्रश्न देखेंगे। इसमें नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। अपने को कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, जैसे वह नभ में कब उड़ पाता है, धूम गगन में मंडराता है। तो नभ और गगन इन दोनों को अपने को अंडरलाइन कर रखा है, रेखांकित कर रखा है। नभ और गगन समान अर्थ वाले शब्द हैं। रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ नई पंक्तियों की रचना कीजिए और देखें कि पंक्तियों में लय बनाए रखने के लिए और किन परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ती है। तो अपने को इसी प्रकार के कुछ और शब्द बनाने हैं। तो नवीन पंक्तियां बनाएंगे अपन, उत्तर में लिखेंगे। आगे 1 नंबर लगा के लिखेंगे, नवीन पंक्ति में नील गगन का है विस्तार, किसने जाना नभ का पार। फिर 2 नंबर लगा के लिखेंगे, मेरे सपने नभ तक जाते, नील गगन पर शोभा पाते। 3 लगा के लिखेंगे, तारे झिलमिल दूर गगन में, कितना उजियाला फैलाए, पल भर में फिर सब छिप जाए, जब सूरज नभ पर छा जाए। फिर 4 नंबर लगा के लिखेंगे, अंधियारे नभ पर शशि पधारे, प्रातः गगन सूरज को पुकारे। फिर इसमें गए प्रश्न है, कविता में मत शब्द के साथ बांधो काटो क्रिया लगाई गई है। आप मत के साथ कौन कौन सी क्रियाएं लगाना चाहेंगे, लिखिए। संकेत में दे रखा है, जैसे मत डरो, तो अपन मत लगा के कुछ शब्दों के साथ अन्य क्रियाएं लिखेंगे, जैसे मत खाओ, मत जाओ, मत सुनो, मत बोलो, मत खेलो, मत कहो, मत मानो, मत देखो, मत समझो और मत करो। इस प्रकार अपन मत शब्द के साथ अन्य क्रियाएं कर सकते हैं। फिर घ नंबर का प्रश्न है, आपकी भाषा में बांधने के लिए और कौन सी क्रियाएं हैं। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए और उनसे वाक्य बनाइए। तो अपने को संकेत देख रखा है जोड़ना।
तो उत्तर में लिखेंगे अपन 1 नंबर लगा के, जकड़ना ये खूंखार जीव है, इसे जंजीरों से जकड़ लो। लिखेंगे कसना, माँ ने अपने नन्हे पुत्र को बाहों में कस लिया। फिर मिलाना, जैसे चीनी को अच्छी तरह से पानी में मिलाओ। चिपकाना, लकड़ी को फेविकोल से दरवाजे पर अच्छी तरह चिपकाओ। फिर 5 नंबर लगा के लिखेंगे लगाना, यानी दीवार पर तस्वीर को कील से लगाओ। फिर अंग नंबर का प्रश्न देखते हैं। मत शब्द को उलट कर लिखने से शब्द बनता है तम। जैसे मैं तय, तय उल्टा पढ़ेंगे अपन, तय मैं, तम जिसका अर्थ है अंधेरा, अंधकार होता है ना तम का अर्थ। कविता में से कुछ ऐसे शब्द छांटिए जिन्हें उलट कर लिखने से अर्थ देने वाले शब्द बनते हैं। तो अपने को भी ऐसे ही कुछ शब्द बनाने हैं जिनका अपन उल्टा करें ना तो उनका अर्थ इसी प्रकार। तो उत्तर में लिखेंगे जैसे मत का विपरीत होता है तम, उल्टा लिखेंगे ना तय मैं, तम, तम का जिसका अर्थ होता है अंधेरा या अंधकार। जैसे जाता, तो जाता का विपरीत क्या हो जाएगा, उल्टा पढ़ेंगे अपन, ताजा, ताजा यानी हरा भरा। फिर धूम, धूम शब्द है तो इसको उल्टा पढ़ेंगे मैधु, मधु, मधु का अर्थ क्या होता है शहद। फिर यह, तो यह का उल्टा पढ़ेंगे है यह का अर्थ क्या होता है घोड़ा। फिर है कहाँ, तो इसको उल्टा कैसे करेंगे, हाँ के यानी हुंकार। फिर आगे के प्रश्न हैं काल परिवर्तन, तो अपने को काल परिवर्तन करना है। तो काल परिवर्तन देखते हैं। सौरभ उड़ जाता है नभ में, उपयुक्त पंक्ति को ध्यान से देखें। इस पंक्ति की क्रिया जाता है से पता चलता है कि यह वर्तमान काल में लिखी गई है। यदि हम इसी पंक्ति को भूतकाल और भविष्य काल में लिखें तो यह निम्नलिखित प्रकार से लिखी जाएगी। वर्तमान काल में दे रखा है सौरभ उड़ जाता है नभ में, ये वर्तमान काल है, इसको अपन भूतकाल में लिखेंगे सौरभ उड़ गया है नभ में, और भविष्य काल में लिखेंगे सौरभ उड़ जाएगा नभ में। कविता में वर्तमान काल में लिखी गई ऐसी अनेक पंक्तियां आई हैं, उन पंक्तियों को कविता में से ढूंढकर भूतकाल और भविष्य काल में लिखे। कि अपने को जो ये कविता दे रखी थी, इस कविता में इसी प्रकार वर्तमान काल में लिखी हुई बहुत सी पंक्तियां हैं, उनको ढूंढकर अपने को भूतकाल और भविष्य काल में लिखना है। तो अपन उत्तर में लिखेंगे वर्तमान काल में लिखी गई कविता की अन्य पंक्तियां तथा भूतकाल और भविष्य काल में उनका परिवर्तन। तो कौन कौन सी पंक्ति अपन देखते हैं। फिर वह लौट कहाँ आता है, ये वर्तमान काल में है, इसका भूतकाल लिखेंगे फिर वह लौट कहाँ आता था, और भविष्य काल लिखेंगे फिर वह लौट कहाँ आएगा। दूसरी पंक्ति है वह नभ में कब उड़ पाता है, तो इसका भूतकाल लिखेंगे वह नभ में कब उड़ पाता था, और भविष्य काल लिखेंगे वह नभ में कब उड़ पाएगा। फिर 3 नंबर लगा के लिखेंगे तीसरी कविता की पंक्ति लिखेंगे बीज धूलि में गिर जाता जो, ये वर्तमान काल है, भूतकाल लिखेंगे बीज धूलि में गिर जाता था, और भविष्य काल लिखेंगे बीज धूलि में गिर जाएगा। हो गई। 4 नंबर की पंक्ति देखते हैं अग्नि सदा धरती पर जलती, ये वर्तमान काल है, भूतकाल लिखेंगे अग्नि सदा धरती पर जलती थी, और भविष्य काल लिखेंगे अग्नि सदा धरती पर जलेगी। तो आगे का प्रश्न है शब्दकोश से स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प। शब्दकोश के अनुसार शिल्प शब्द के निम्नलिखित अर्थ हैं, जैसे हाथ से कोई चीज बनाकर तैयार करने का काम, दस्तकारी, कारीगरी या हुनर, जैसे बर्तन बनाना, कपड़े सिलना, गहने गढ़ना आदि। कला संबंधी व्यवसाय, फिर है दक्षता, कौशल, निर्माण, सर्जन, सृष्टि, रचना, आकार, आवृत्ति, अनुष्ठान, क्रिया, धार्मिक कृत्य। अब शब्दकोश से शिल्प शब्द से जुड़े निम्नलिखित शब्दों के अर्थ खोज कर लिखिए। तो इसमें पहला है, अपने को पहला दे रखा है 1 नंबर दे रखा है प्रश्न। इसमें शिल्पकार, शिल्पी, शिल्पजीवी, शिल्पकारक, शिल्पिक या शिल्पकारी। तो इसका उत्तर लगा के लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे शिल्पकार, शिल्पी, शिल्पजीवी, शिल्पकारक और शिल्पिक या शिल्पकारी, ये इसके सारे अर्थ हैं। तो इसी प्रकार अपन इन और जो भी नीचे बचे हुए हैं उनके अर्थ लिखेंगे। जैसे 2 नंबर का है शिल्पकला, तो उत्तर में लिखेंगे शिल्पकला, हस्तकला, शिल्पकारी, कारीगरी, दस्तकारी। फिर 3 नंबर है शिल्प कौशल, तो उत्तर में लिखेंगे शिल्प कौशल,
कला और शिल्प, शिल्प कारीगरी, कारीगर कला, शिल्प शास्त्र। चौथा है शिल्प गृह या शिल्प गेह। उत्तर में लिखेंगे शिल्प गृह, शिल्पशाला, कलाशाला, कला केंद्र। 5 नंबर है शिल्प विद्या, तो उत्तर में लिखेंगे शिल्प विद्या का कलात्मक विद्या, कलात्मक कौशल, कला और शिल्प। फिर 6 नंबर का प्रश्न है शिल्पशाला या शिल्पालय, तो उत्तर में लिखेंगे शिल्पशाला, शिल्प गृह, कार्यशाला, शिल्प का घर, शिल्प का स्थान और कारखाना। जो ये प्रश्न अपने कंप्लीट हुए पार्ट से आगे, यहाँ से अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज अपन यहीं तक देखेंगे ये प्रश्न। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी किया करें।